स्टेमन, ठीक है, या क्या बोला जाएगा ये पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है, एंथर या परागकोश, जिसमें क्या होता है परागकण, ठीक है। तो ये परागकण यहाँ तक पहुंचेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का माध्यम क्या है, मतलब परागकोश से जब परागकण निकलते हैं तो परागकण निकलकर कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का माध्यम कौन कौन बनेगा, एक तो जल बनेगा, दूसरा कीट बन सकते हैं, और तीसरा हवा बन सकती है। कैसे, अगर देखो हवा चली, ठीक है, तीन प्रकार, सबसे पहले आपका क्या आ गया, परागण। इसकी डेफिनेशन, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण। समझ में आ गई, परागकोश से परागकणों का मतलब सबसे पहले क्या, परागकोश, ठीक है, परागकोश से किसका, परागकणों का, ठीक है, परागकोश से परागकणों का कहां तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा आपका, परागण। अब जब तो परागण होगा, इसके टाइप कितने हो गए, तीन प्रकार का होता है ये, ठीक है। तो तीन प्रकार में पहला अगर हम बात करें जल द्वारा, ठीक है, तो अगर हम जल की बात करते हैं तो मान लो कोई भी पौधा किसमें है, पानी में, ठीक है, पानी में, या फिर कोई बड़ा प्लांट भी है उसके नीचे क्या है, पानी बहुत सारा है, ठीक है। तो इसके जो परागण होंगे बेटा, यहां से कहां जाएंगे, पानी में, ठीक है। जैसे ये पूरा पौधा आपका किसमें है, पानी में, ठीक है। तो जब ये परागण गिरेगा तो पानी में ही तो जाएगा, और पानी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, उससे परागण हो सकता है। और नहीं तो जब पौधे हिलते हैं पानी की वजह से वो क्या होंगे, हिचकोले खाएंगे। तो जब ये हिलेंगे तो यहाँ का जो ये परागकण है ये किससे टच हो जाएगा, ये जो आपका स्टेमन है ये किससे टच हो जाएगा, वर्तिकाग्र से। तो इनका जो परागकण है किस पे पहुंच जाएगा, वर्तिकाग्र पे। एक तो पानी के द्वारा बह के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ से ये परागकण गए बह के, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई फूल है, ठीक है। तो ये जो परागकण है इस फूल से निकलकर इस फूल के किस में पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र में, और क्या कर देंगे, परागण। दो चीजें हो सकती हैं, या तो पानी की लहरों की वजह से यही इसी में परागण हो जाए, या दूसरा क्या है, यहाँ से परागकण बह के जाए और जो दूसरा फूल है, ऐसा तो है नहीं कि एक पानी का तालाब है उसमें एक ही कमल खिला है, बहुत सारे होते हैं ना। तो उसमें क्या होगा, इधर से परागकण निकला और परागकण पानी के द्वारा बह के इससे जाके चिपक गया इसके वर्तिकाग्र से, उसमें परागण हो गया, और परागण हो गया तो नया पुष्प बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, वायु द्वारा, हवा के द्वारा, हवा में भी यही है, हवा के द्वारा क्या होगा, पेड़ क्या होंगे, हिलेंगे, ठीक है, फूल भी हिलेंगे। तो यहाँ से जो परागण होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जब हवा तेज चलेगी तो परागकण कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, तो परागकण उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, एक पौधे से दूसरी जगह पौधे पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उससे भी परागकण जो होते हैं छोटे छोटे तो होते हैं, ठीक है, तो वो उड़ के दूसरे उस पे चले गए फूल पे, तो उससे परागण हो जाएगा। या तीसरा तरीका क्या है, कीट परागण, जैसे कीट यहाँ पे बैठा, ठीक है, कीट वर्तिकाग्र पे बैठा या किसी फूल पे बैठा, ठीक है, तो एक तो इसके हिलने से यहाँ परागकण पहुंच जाएगा, इसके पैर में चिपक गया, ऐसा तो नहीं कीट एक ही जगह बैठता है, वो इधर उधर नाचता रहता है, तो इसी में परागण हो गया। या तो फिर क्या होता है, कीट जब किसी फूल पर बैठता है तो उसके पैर में वो परागकण चिपक जाते हैं, क्योंकि ये जो आपका वर्तिकाग्र है ये इसमें मकरंद होता है, और मकरंद ही कीट और पक्षी क्या करते हैं, चूसते हैं। उसी से जैसे मधुमक्खियां है ना, तो मधुमक्खियां यहाँ से मकरंद चूसती हैं, और मकरंद चूस के उसको फिर किसमें कन्वर्ट करती हैं, शहद में, ठीक है। तो मकरंद कैसा होता है, चिपचिपा। तो जब चिपचिपा होगा तो ये जब यहाँ पे एक कीट बैठेंगे तो उनके पैरों में ये क्या होगा, परागकण चिपक जाएगा, और यही कीट, अब ऐसा तो है नहीं कि एक कीट एक ही फूल पे बैठता है, जब वो दूसरे फूल पे, चाहे उसी पेड़ के दूसरे फूल पे बैठे, ठीक है, दूसरे फूल पे बैठा, तो वो जो परागकण है वो उस फूल पे जाके गिर गए, ठीक है, तो उससे भी परागण हो जाता है। तो ये तरीके होते हैं परागण के, या तो कीट द्वारा हो जाता है, कीट या तो यहाँ बैठेगा तो हिल के परागकण
कहाँ पहुंच गया, इधर, या फिर उसके पैर में चिपक गया, दूसरे फूल पर ही बैठा तो दूसरे में चला गया। दूसरा क्या होता है, जल द्वारा, या तो बह के एक फूल से दूसरे में गए, या तो पानी की लहरों द्वारा जब फूल हिलता है तो इसका जो परागकण होता है वो किसमें चला जाता है, वर्तिकाग्र। तीसरा तरीका क्या है, हवा, हवा द्वारा भी वही है। हवा द्वारा क्या होगा, पेड़ हिलेंगे तो वर्तिकाग्र वो परागकण यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे उड़ के, या फिर एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जो परागकण है वो दूसरे फूल पे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 तरीके किसके, परागण के। ठीक है, परागण क्या है, परागण के प्रकार। तो याद रखना, परागण परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कितने प्रकार के, 3, जंतु परागण, वायु परागण, जल परागण। समझ में आ गई बात। एंडोस्पर्म, ठीक है। भ्रूणकोश क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, क्या बताया था अभी, एंडोस्पर्म। अच्छा, हम ट्रांसलेशन ही तो पूछ रहे हैं। इसको भ्रूणकोश वह भाग किसी भी बीजांड का, वह भाग जो भ्रूण को क्या दे, पोषण दे, वो आपका क्या कहलाता है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ये चित्र हो गया, तुमको अभी समझाया था ना, ये ठीक है, ये आपका ध्रुवी केंद्रक, ये बीच की क्या है, अंड कोशिका। ये क्या कई बार बता चुके होंगे, ये आपकी क्या है, सहायक, और ये आपके क्या है, ध्रुवीय केंद्रक। क्या आप कुछ बता रहे थे, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, ये जो आपकी पराग नलिका आएगी, पराग नलिका 2 बार निषेचन करती है। एक बार इस अंडकोशिका से नरयुग्मक मिलेगा, दूसरा किसमें से मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक से। तो जो ये बताया था आपको, ध्रुवीय केंद्रक किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का। त्रिसंलयन के बाद क्या करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण। और ये जो अंडकोशिका है, अंडकोशिका से जब नरयुग्मक मिलेगा बेटा, तो ये किसका निर्माण करता है, भ्रूण का। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, संयुग्मन, भ्रूण के निर्माण को। और इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, संयुग्मन या त्रिसंलयन क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। भ्रूणपोष मतलब ध्रुवीय केंद्रक विभाजित होकर किसका निर्माण करेगा, त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक क्या, या किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष क्या करता है, अंडकोशिका के संयुग्मन से बने भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, अब इसके प्रकार कितने हो गए। पहला आपका कौन सा है, केंद्रकीय। इसको ध्यान से समझ लो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रकीय क्या, भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष मतलब वह भ्रूणपोष जो क्या करे, क्या करता है, जिसमें क्या प्राथमिक क्या विभाजित होगा, अभी बताया था ना, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, केंद्रक का। कई बार विभाजित होगी और कई केंद्रक बनेंगे। ठीक है, लेकिन उन केंद्रकों के ऊपर भित्ति नहीं पाई जाएगी। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बनाएगी, लेकिन उन केंद्रकों के ऊपर भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रकार का जो केंद्रक होगा वो आपका क्या कहलाएगा, केंद्रकीय भ्रूण। मतलब इस प्रकार के केंद्रक युक्त जो भ्रूणपोष होगा वो आपका क्या कहलाएगा, केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा आपका क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। मतलब जब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर केंद्रकों का निर्माण करेगी और उन केंद्रकों के चारों तरफ क्या पाई जाएगी, भित्ति, तब वो इस प्रकार का भ्रूणपोष आपका क्या कहलाएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्या है, माध्यमिक या हेलोवियल, माध्यमिक भ्रूणपोष।
कोश, ठीक है। मतलब इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका एक बार विभाजित होगी तो बहुत सारे किसका निर्माण करेगी, केंद्रकों का, ठीक है। तो केंद्रकों का निर्माण करेगी तो कुछ में क्या होगी, भित्ति पाई जाएगी। फिर से ये केंद्रक विभाजित होंगे तो जब दोबारा विभाजित होंगे तो इसमें कोई भी भित्ति नहीं पाई जाएगी। मतलब माध्यमिक भ्रूणपोष केंद्रक में एक बार भित्ति केंद्रकों में पाई जाती है और दूसरी बार भित्ति नहीं पाई जाती। भित्ति का मतलब वॉल या चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, माध्यमिक भ्रूणपोष केंद्रक, क्योंकि इसमें भित्ति पाई भी जाती है और भित्ति नहीं भी पाई जाती, ठीक है। तो ये हो गए इसके प्रकार। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतना। भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष के प्रकार क्या, केंद्रकीय हो गया, कोशिकीय हो गया, माध्यमिक हो गया। भ्रूणपोष क्या है, जो भ्रूण को पोषण दे, ठीक। बनता कैसे है, ध्रुवीय केंद्रक में त्रिसंलयन के पश्चात क्या बनता है आपका, भ्रूणपोष, क्लियर। कोश, दूसरी तरफ क्या है, भ्रूणपोष, ठीक है। देखो पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये कैसी संरचना है, यह अगुणित संरचना है। ये कैसी होती है, भ्रूणपोष त्रिगुणित, अभी बताया ना, ये त्रिगुणित संरचना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये बीजांड के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और ये बीज के अंदर पाई जाती है। क्लियर। तीसरा, इसमें क्या होता है, भोजन संचित होता है, नहीं होता। भोजन संचित नहीं होता और इसमें भोजन संचित होता है, इसीलिए जो बीज होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। चौथा क्या है, चौथा क्या कर पाया था, इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, ध्रुवीय केंद्रक होता है, अंड कोशिका होती है और सहायक कोशिकाएं होती है। उसमें इस तरह की कोई विशेष कोशिका नहीं होती, सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, एक जैसी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या क्या पाई जाती है, अंड कोशिका, दूसरी कौन सी है, सहायक कोशिका, फिर ध्रुवीय केंद्रक, फिर क्या है, प्रतिमुख कोशिका। इसमें क्या, इसमें सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखवाए थे, हाँ, इसका निर्माण किससे होगा, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु से, जो आपको पढ़ाए थे, क्या वो पढ़ाए थे, दीर्घ बीजाणु ध्वनि, ठीक है। तो इसका निर्माण किससे होगा, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु के द्वारा, ठीक है। इसका निर्माण, पांचवा पॉइंट, इसका निर्माण कैसे होगा, किससे होगा,
ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक के त्रिसंलयन के फलस्वरूप। हाँ वही है ध्रुवीय और द्वितीय केंद्रक। इसका निर्माण दो केंद्रक होते हैं ना वहां पे, द्वितीयक केंद्रक व नर युग्मक के संलयन से। ठीक है, कैमरा में फोकस करो। वो तो पहले चालू था, आप एक बातें आ रही थी तब तो क्या गजब बेइज्जती है। देखो यह अगुणित संरचना है, ठीक है, जिसमें गुणन नहीं हुआ होता, किसी तरह का डिवाइडेशन नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये अगुणित संरचना है। ये कैसी संरचना है? त्रिगुणित। त्रिगुणित क्यों होगी? क्योंकि आपको बताया है कि ये जो संरचना है इसमें जो ये द्वितीय या ध्रुवीय केंद्रक होता है, इसमें क्या होगा? नर युग्मक तो एक तो जाएगा किसके पास? अंडकोशिका के पास। दूसरा किस पे जाएगा? ध्रुवीय केंद्रक के पास। ठीक है, अब ये द्वितीय केंद्रक से क्या मिलेगा? नर युग्मक। तो कितने हो गए? 3 हो गए। 2 ये केंद्रक हो गए, एक कौन सा गया? नर युग्मक। कितने हो गए? 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिगुणित संरचना। ठीक है, इसी से आपका क्या बनता है? भ्रूण कोश। ठीक है, ये बीजांड के अंदर पाया जाता है। आपने पढ़ा है ना बीजांड की संरचना। ये वाली संरचना है, ये पूरा क्या है? बीजांड है। तो ये वाली जो संरचना है आपकी कौन सी? भ्रूण कोश। ये वाले यहाँ पे आपका बीजांड काय होता है। तो भ्रूण कोश किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर? बीजांड काय के अंदर। और भ्रूण कोश में क्या होता है? भ्रूण बनता है। ठीक है, अब ये किसके अंदर पाया जाता है? बीज के अंदर। बीज कहाँ होगा? बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके अंदर पाया जाएगा? बीज के अंदर। कौन? भ्रूण कोश। इसमें भोजन संचित नहीं होता। ये जो जहाँ पे भ्रूण का बीज का निर्माण होता है वहां पे भोजन संचित नहीं होगा। भोजन किसके अंदर संचित होता है? बीज के अंदर। आपने देखा ना, चना हो गया, मूंग हो गया, मटर, ये फूले फूले से रहते हैं ना, तो भोजन कहाँ संचित होता है? बीज के अंदर, अंदर वाले भाग में। ऊपर वाले जो इसका छिलका होता है वो तो पतला सा होता है, जो उसका अंदर का भाग है वो कैसा? दालें भी अगर देखो तो उसका ऊपर का छिलका कैसा होता है? पतला। और अंदर का जो भाग होता है वो कैसा होता है? फूला हुआ, मोटा। ठीक है, तो इसमें भोजन संचित होता है जो छिलके के अंदर वाला भाग है। ठीक है, भ्रूण कोश कौन सा हो गया? छिलका। और उसके अंदर का भाग क्या कहलाता है? भ्रूण कोश। ठीक है, इसमें अंडकोशिका, सहायक कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुख कोशिका बताए थे आपको। ये अंडकोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, और यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा? प्रतिमुख कोशिका। ये सारी किसके अंदर पाई जाती हैं? भ्रूण कोश के अंदर। क्योंकि इसमें इस तरह की कोई विशेष कोशिका नहीं पाई जाती, सभी कोशिकाएं कैसी होती है? समान। फिर आपका है क्या? इसका निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु के द्वारा होता है। मतलब दीर्घ बीजाणु, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु, मैंने जब आपको लघु युग्मक गुरु बीजाणु ध्वनि जब पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसमें ये बताया था कि वहां पे 4 कोशिकाएं बनती है। 4 कोशिकाओं में सबसे नीचे वाली कोशिका कौन सी होती है? क्रियाशील दीर्घ बीजाणु। ठीक है, और वही आपका क्या बनाता है? नर युग्मक, मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट। इसका निर्माण आपको पता है किससे होता है? द्वितीय केंद्र और नर युग्मक के आपस में संलयन की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा भ्रूण कोश और ये हो गया भ्रूण कोश। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भ्रूण कोश मतलब जिसमें भ्रूण विकसित होता है, और भ्रूण कोश मतलब जो भाग भ्रूण को पोषण देता है वो आपका कहलाएगा भ्रूण कोश।